हेलो, कैसे हैं? तो आज फिर मैं आप लोग के साथ भारत के प्रमुख पदाधिकारीगण के भाग 5 लेकर के आया हूं। और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप लोग के साथ मैं आज डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं बता दूं कि भारत में जितने भी राज्य होते हैं उनमें एक कानूनी सलाहकार के रूप में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और उस महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करती है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल के द्वारा एक कानूनी सलाहकार के तौर पर एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर राज्य के राज्यपाल के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्यों में राज्य से संबंधित राज्यपाल के द्वारा ही महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो विधि अधिकारी की मैंने बात करूं तो भारत के उच्चतम विधि अधिकारी की बात कही जाए तो अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया था, अनुच्छेद 76 में वर्णन है। लेकिन यदि भारत के राज्यों में यदि उच्चतम विधि अधिकारी की बात कही जाए तो एडवोकेट जनरल की बात कही जाती है, महाधिवक्ता की बात कही जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में चर्चा की गई है। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को ही हिंदी में है ना महाधिवक्ता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो मैंने वहां बता रहा था, जब भारत की बात कही जाए, केंद्र की बात कही जाए तो केंद्र सरकार के महाधिवक्ता है ना, महान्यायवादी की चर्चा की गई है कि महान्यायवादी दोनों सदनों में बोल सकती है, अपने वक्तव्य को रख सकती है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार भारत के सभी राज्यों से संबंधित जो भी महाधिवक्ता होंगे वहां के विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद में बोलने का अधिकार होगा, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा। बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त कहने का मतलब है सीबी है ना, सीबीआई है ना, सीबीईसी का जो नियुक्ति करता है वह देश के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो मैं बता दूं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो चर्चा की गई है ना, भारतीय संविधान के है ना सीएजी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कही गई है, अनुच्छेद 148 में कही गई है। और यह एक सदस्यीय निकाय है ना। तो बता सकते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो एक सदस्यीय निकाय है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? कहने का मतलब है कि डीएम साहब जो जिला में होते हैं किनके अधीन कार्य करता है? तो मैं बता दूं
कि राज्य के जो महासचिव है ना, महासचिव या सचिव के पद पे जो होते हैं उनके अंदर ही सभी जिले का जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वह कार्य करते हैं। तो देखा जाए मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं उनके अंतर्गत है ना, चीफ सेक्रेटरीट के अंतर्गत ही राज्य के और जिला के सभी अधिकारी, जिला अधिकारी और कलेक्टर उनके अधीन कार्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो मैं बता दूं कि भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी की बात कही गई है, जो पीएमओ है ना, पीएमओ के जो सचिव होंगे है ना, पीएमओ के जो सचिव होंगे वे भारत के उच्चतम या सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी के रूप में माने जाते हैं, उनके कार्य किए जाते हैं। तो बता सकते हैं भारत के है ना दिल्ली के उपराज्यपाल, गलत है ना। आपका भारत के रक्षा सचिव, ये भी गलत है आपका, है ना। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, गलत है ना। भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के तौर पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मैंने अभी बताया कि राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल राज्य के महाधिवक्ता को कहा जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है और यह दोनों सदनों में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? कहने का मतलब है कि जो भी भारत के खर्च व्यय उस पर नियंत्रण रखना, कहाँ ज्यादा खर्च किया जा रहा है, कहाँ कम खर्च किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा जो ध्यान में रखता है, जो कंट्रोल में रखता है, वह भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में चर्चा की गई है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो मैं बता दूं कि केंद्र सरकार, अभी मैंने बताया कि जो भी देश में क्या खर्च हो रही है, कहाँ ज्यादा व्यय हो रहा है ना, कहाँ कम व्यय हो रहा है, इसका लेखा जोखा भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में यह कौन सा अधिकारी है जो भारत के सरकार के वित्तीय लेन देन को लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि वित्तीय लेखा जोखा का जो प्रकरण होंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ही निर्देश में होंगे। भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो मैं बता दूं कि यह जो है संघ सरकार के लिए यह कार्य करते हैं, संघ सरकार के लिए यह कार्य करते हैं। कहने का मतलब केंद्र सरकार के व्यय को देखरेख के लिए इनके अंतर्गत कार्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है ना? तो मैं बता दूं यह कार्यपालिका हो या स्थापित या फिर न्यायपालिका हो, सभी के खर्च को देखरेख करती है। जो कि भारत सरकार के भारतीय संविधान के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका बोला जाए एक विधायिका बोला जाए और एक न्यायपालिका जिसकी खर्च का देखरेख करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण
किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मैं बता दूं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के सीएजी जो होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने बताया कि भारत में सीएजी के जो नियुक्ति करते हैं, है ना, आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनके कार्यकाल के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। ऐसे सामान्यतः बोला जाता है 5 वर्ष या, है ना, 6 वर्ष या, है ना, 65 वर्ष जो भी पूरा हो जाए, लेकिन यह पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रकार सृजन किया गया है? कहने का मतलब किसके द्वारा? तो जब भी मैंने बताया होगा कि यदि डेट दिया रहो, है ना, रहे, जैसे मान लिया जाए किसी संशोधन के बारे में दिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन 1972, तो हम मान लेंगे कि भारतीय संविधान के अधिनियम बनाया गया है। लेकिन यदि किसी भी मुद्दा या किसी भी प्रस्ताव या किसी भी चीज का यदि चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया हो, अनुच्छेद में वर्णित किया गया हो, वह भारतीय संविधान में भारतीय संवैधानिक के रूप में माने जाते हैं, भारतीय संवैधानिक रूप में माने जाते हैं। बता सकते हैं संसदीय अधिनियम, ये गलत है आपका। मंत्रिमंडल के संकल्प, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा भारतीय संविधान द्वारा, क्योंकि, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो मैंने अभी चर्चा किया कि नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष उनकी उम्र, है ना, दोनों में से कोई एक यदि हो तो वह रिटायर कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मैंने बार बार यह चर्चा किया हूं कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की जो, है ना, नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 के तहत अनुच्छेद, है ना, 48 और अनुच्छेद की चर्चा की जाए तो मैं बता दूं 280 में राज्य के वित्त, है ना, राज्य के, है ना, धन विधेयक की चर्च की गई है, चर्च है। हाँ, अनुच्छेद 76 की बात कही जाए तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की चर्चा की गई है ना। अनुच्छेद 63 कहा जाए तो वीपी की चर्चा की गई है। भारत में एक, है ना, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मैंने अभी बताया हूं, है ना, कि भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की बात कही जाए तो राष्ट्रपति भले ही क्या कर सकते हैं, उसे नियुक्त कर सकते हैं, प्रसाद प्रयत्न हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं वह, है ना, वह संसदीय प्रकरणों के द्वारा हटाया जा सकता है ना। कहने का मतलब है जिस तरह से राष्ट्रपति, जिस तरह से, है ना, हटाया जाता है, जैसे देखा जाए कि जैसे बोला जाए संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, है ना, ये मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही उन्हें क्या किया जाता है ना, नियुक्त किया जाता है, और उन्हीं के प्रसाद प्रयत्न होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें नियुक्त भी किए जाएंगे और हटाए जा सकते हैं। तो संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है? नहीं, है ना। दूसरा है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ना। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। इनमें से, है ना, सॉरी,
है ना, ऑप्शन नंबर आपका है ना डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है ना? तो देखिए कदाचार और अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त है ना नियुक्त होना चाहिए था, है ना, नियुक्त करने पर वर्जन होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप उस पद पर रह गए हैं और यदि रिटायर हो जाते हैं तो आप भारत के किसी भी पद पे द्वारा आपको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए, है ना, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक। चलिए किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग अध्यक्ष बनाया गया था? तो मैं बता दूं के संथनम, है ना, के संथनम, है ना, जो थे के संथनम को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो मैं बता दूं भारत के महालेखा परीक्षक जो होते हैं अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, हाँ ना, राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा, और है ना, चलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो मैं बता दूं कि भारत के महालेखा परीक्षक की जो जांच करती है, जो आप प्रतिवेदन बनाकर राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रपति, है ना, लोक लेखा समिति को देते हैं, और लोक लेखा समिति जो होती है ना, वह जांच करके वित्त मंत्री को दिया जाता है और बजट को पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज के सेशन का समाप्ति होता है, और कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आप लोग के साथ रूबरू हूंगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।